भाई, तो आज हम लोग अपना गुडविल वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आजकल जो गुडविल वाला चैप्टर है ये भी अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से ही पूछा जा रहा है। मतलब कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का और इवन 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार गुडविल का चॉइस में किसी दूसरे चैप्टर के साथ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ये पूरी पार्टनरशिप का जो पार्ट है वो आपका 36 मार्क्स का है। अब उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये चैप्टर इतने ही मार्क्स का आएगा। वो तो हम लोगों ने जो प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम्स देखे हैं उसके बेसिस पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि अच्छा एडमिशन हमें 6 से 8 नंबर का देखने को मिल जाता है, हमें पार्टनरशिप का फंडामेंटल वाला चैप्टर 10 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। तो ये एक हमारी अजम्पशन है ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो रेंज है मार्क्स की चेंज नहीं हो सकती। कभी कभी गुडविल का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 1 ही नंबर में आया और कभी कभी ऐसा भी है कि 6 नंबर में भी आया। तो ये चीजें वैरी करती हैं ईयर टू ईयर। ठीक है, तो हमें हर चैप्टर को इस तरीके से लेकर चलना है कि उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 6 नंबर का क्वेश्चन आए, हमें आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी सी थ्योरी भी देखकर चलते हैं हर चैप्टर की। सबसे पहले कि गुडविल क्या है। गुडविल आपका एक इंटेंजिबल एसेट है। ये एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से वाला एसेट है, और ये एक फिक्टिशियस एसेट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनकी मार्केट में कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, लेकिन गुडविल के ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब गुडविल की तो रियलाइजेबल वैल्यू है ना। तो इसलिए गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। 2 तरीके की गुडविल होती है हमारे पास, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अराइज हो जाती है। ये यहाँ पे हमारे कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से आपकी गुडविल अराइज होती है, तो आप कह सकते हो ये कि हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यूएशन नहीं है, मतलब आपको कोई इसके अंदर मेथड नहीं पढ़ना है इसकी वैल्यूएशन के लिए, इसको बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता और हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है, बट जो हमारी परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल मतलब आपने उस गुडविल को खरीदा है, कुछ मनी वर्थ है जिसको आपने उसके लिए पे किया है, मनी वर्थ या उसकी इक्विवेलेंट कोई चीज है जो आपने उसके लिए पे करी है, तो इसीलिए परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और AS26 इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो AS26 के लिए स्पेशली गुडविल के लिए वर्ड लिखा हुआ है दैट गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली अनलेस एंड अनटिल एनी मनी वर्थ इज पेड फॉर इट। ठीक है, और ऐसी कौन सी गुडविल है जिसके लिए मनी वर्थ पे किया जाता है, सिर्फ परचेज गुडविल। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल किस चीज के ऊपर बेस्ड है। पहली बात तो ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है हर पर्सन टू पर्सन ही अलग होती है। एक होता है टर्म ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, देखो आपके एमसीक्यूज आए आप एग्जाम में, अब एग्जाम में जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हो तो आपका एग्जाम के अंदर वो एमसीक्यू जब चेक होगा तो उसका आंसर तो एक ही होगा ना, वो सबके लिए सेम है ना। उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है एमसीक्यू में वो सबके लिए सेम होगा, वही करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव होता है जो सबके लिए सेम है, बट सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो डिपेंड करता है असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, यानी कि जो वैल्यूएशन कर रहा है उस चीज की, उसके असेसमेंट पे कि वो कैसे उसका असेसमेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो मेथड है अपनी गुडविल को कैलकुलेट करने के वो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं जो वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं, हमारा मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, फेवरेबल लोकेशन, क्वालिटी कैसी देते हो आप, अच्छी क्वालिटी का सामान दोगे तो अच्छी गुडविल बनेगी, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं आपके, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। आप मार्केट सिचुएशन कैसी है, मार्केट के पास में आपका अगर बिजनेस है तो हो सकता है आप ज्यादा कस्टमर को कैप्चर कर पा रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है आपका, और आप सप्लाईज कितने जल्दी आपको सप्लाईज मिल जाती हैं या नहीं, उस चीजों के ऊपर। ठीक है, तो अभी ये थोड़ी सी ही हमारी थ्योरी हुई है, थोड़ी और 1-2 चीजें इसके अंदर है वो भी हमें पढ़नी है। अभी बनाएंगे ना नया लिया है, अभी तो लिया था, ऐसे लिया है, कब लिया है? मार्च में ये बात बता रहे हो, मुझे लगा भी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले लिया है। चलो भाई देखो नेक्स्ट, अब इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है, हमें कुछ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स पढ़ने हैं। 3 मेथड होते हैं हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 तरीके के मेथड देखेंगे हम, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन के अंदर भी हमारे पास 2 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड हो गए, इसको हमें अभी सेपरेटली से क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें एक टर्म आएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, पता होना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ ले। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द प्रॉफिट इज लाइकली टू बी अर्न्ड एट द सेम लेवल विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स।
अब नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है कि आपने जब किसी का सपोज करो बिजनेस परचेज किया तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन होती है। अब आप जिसकी गुडविल आपने परचेज करी है उसकी रेपुटेशन को एंजॉय करोगे आने वाले कुछ सालों के लिए। आपने अब तक कोई एफर्ट्स नहीं करे लेकिन आप उनकी जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में आप उसको एंजॉय करने वाले हो, तो उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि कितने सालों तक हम ऐसा करेंगे कि हम बिना एफर्ट्स के हमें उनकी गुडविल का ही बेनिफिट मिलेगा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट यहां पर आपको निकालना होगा जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन्स करने हैं माइनस और एबनॉर्मल लॉसेस करने हैं हमें यहाँ पे प्लस। ठीक है, एक और आप यहाँ पे देखिए नेट एसेट्स का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जर्नल एंट्री करनी होगी कि आपने किसी का बिजनेस खरीदा और परचेज कंसिडरेशन दे रखी है कि आपने सपोज 10 लाख में उसका बिजनेस खरीदा और उससे कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है, तो आपको पहले वहां पे नेट एसेट्स कैलकुलेट करना होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी से, फिर उसके बाद आप उसकी गुडविल निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, दोनों मेथड का हम क्वेश्चन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ललित एंड लवित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट लव इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। क्या बात है, गुडविल वाज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years एंड द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years वर। अब आपको यहाँ पे पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इसमें से एक बार आपको लॉस भी हुआ है और एडजस्टमेंट में फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक एबनॉर्मल गेन है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है फर्म इनकर्ड द लॉस ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ड्यूरिंग द ईयर 2023 repairs to car of 50,000 was wrongly debited to the vehicles account on 1st June 2023. Depreciation was charged on vehicles at the rate 12% per annum on straight line method. Calculate the value of goodwill. आपको बेसिकली वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। अच्छा, उन्होंने कहाँ बताया आपको मेथड यहाँ पर, चलो अभी तो हमें पता है कि कौन सा मेथड है, आपको देखना है कि जहां से वो लिखना शुरू करते हैं गुडविल वॉज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 2 years परचेज है एवरेज प्रॉफिट का, और कितने साल के एवरेज प्रॉफिट लेने आपको, लास्ट 4 years। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने होंगे, बट प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि एवरेज प्रॉफिट कुछ गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले लिखना शुरू करते हैं ईयर, कौन कौन से ईयर है हमारे पास। देखो भाई, तो ये आपके पास प्रॉफिट से रखे, एक में मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि इस साल में क्या है, हमें लॉस है। अब स्टार्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि आपका जो 2021 का प्रॉफिट है उसमें 10,000 का गेन है। 2021 का जो प्रॉफिट है उसके अंदर आपने अपनी एक बिल्डिंग बेची थी, उसका गेन इंक्लूडेड है, उसकी सेल इंक्लूडेड है। भाई आप बिल्डिंग रोज रोज थोड़ी बेचते हो, तो एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पे आपने 10,000 माइनस कर देने हैं इसको नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए, तो ये कितना बचा, 60,000 का। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला कि 2022 के प्रॉफिट में 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है, 20,000 का एबनॉर्मल लॉस 22 के प्रॉफिट में, तो क्या कर देंगे उसको प्लस। भाई रोज रोज थोड़ी हमें इस तरीके के लॉसेस होते हैं, तो हमने प्लस कर दिया, तो ये हो गया आपका 1,20,000। फिर उन्होंने कहा कि 2022 में 1 जून 2022 में आपने एक रिपेयर कराई थी कार की, वो गलती से आपने व्हीकल अकाउंट में डाल दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। अब क्या खास है इस एडजस्टमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट, कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू। अब यहाँ पे आपने रिपेयर कराई, रिपेयर तो हम कराते रहते हैं ना, बट एक गाड़ी खरीदना या कोई एक व्हीकल खरीदना ये तो हम कभी कभी करते हैं, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो इंपैक्ट है वो बैलेंस शीट पे जाता है। अब आपने 50,000 का खर्चा लिखा ही नहीं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये तो गलती हो गई ना, आपको लिखना था, आपने लिखा नहीं, लिखा ना यहाँ पे क्लियरली रिपेयर टू द कार वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल्स अकाउंट, इसका मतलब आपने लिखा ही नहीं है वो खर्चा, तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखा है कि एक रिपेयर कराई 50,000 की एक गाड़ी की, ठीक है। अब गाड़ी की रिपेयर कराना हमारे लिए एक आम बात है, अगर हमारा एक बिजनेस चल रहा है तो उसमें हमने गाड़ी की रिपेयर करा दी। अब गाड़ी की रिपेयर कराना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, बट आपने उसे गलती से कहाँ लिख दिया है, बैलेंस शीट में। आपने ये मान लिया कि आपने तो एक एसेट खरीद लिया 50,000 का,
जिसकी वजह से आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 का खर्चा नहीं लिखा होगा। खर्चा था ना, नहीं लिखा, तो अब उसे क्या करोगे, लिख दोगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपको इसी के ऊपर ना आपने गलती से 12% पर एनम के हिसाब से आपने वो भी चार्ज कर दिया था, डेप्रिसिएशन गलती से चार्ज कर दिया था, क्योंकि आप उसे एसेट मान के चल रहे थे तो आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। तो भाई ठीक है, अब डेप्रिसिएशन गलती से चार्ज कर दिया था तो उसे प्लस कर देते हैं। कितना लगा होगा, 50,000 का 12% निकालना है, 6,000। सिंपल सी बात, 50,000 का 12% महीने के लिए, जून से लेकर मार्च तक 10 मंथ्स, जून से लेकर, जून भी काउंट करना था ना, जून से लेकर मार्च तक के लिए तो 10 मंथ्स हो गए। तो टोटल आपने 5,000 का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगाया हुआ, मतलब माइनस कर रखा था, आप क्या कर दोगे, उसे प्लस कर दोगे। ठीक, ये माइनस का 55,000 है और माइनस का ही 50,000 है आपका, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 1,05,000 माइनस का हो गया, अब उसमें आप प्लस करोगे 5,000 और, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ही 1,00,000। ठीक है, 50,000 हमने क्यों माइनस किए, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, माइनस करना ही था। गलती से उसको ऊपर डेप्रिसिएशन हमने लगा रखा था, तो डेप्रिसिएशन भी हमने उसको ऐड बैक करके ठीक कर लिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको लगता है कि क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। आपने उसको किस ईयर में ये मान लिया था कि आपने एक एसेट खरीदा है, कौन से ईयर में मान लिया था, इस ईयर में आपने मान लिया था कि 50,000 का आपने एक एसेट खरीद लिया, लेकिन वो एसेट आपकी जो गलती है वो अगले साल तक भी तो चली होगी। जो डेप्रिसिएशन आपने यहाँ लगाया, आप अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगाते हुए चल रहे होगे ना, तो अगले साल भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो 50,000 का 12%, अब अगले साल तो पूरे साल के लिए लगेगा, तो 6,000 का डेप्रिसिएशन आपने इस साल भी माइनस कर रखा, तो उससे क्या कर दोगे, प्लस। तो कितना हो जाएगा ये, 1,50,000। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना, अच्छी एडजस्टमेंट है इसके अंदर। तो 2,30,000 आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय कितने साल थे, 4 साल थे, तो डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 10,500। उसके बाद हमें निकालनी है गुडविल। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखना है, यहां से आपको फॉर्मूला मिला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये है आपके लिए एक्चुअल फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है। तो एवरेज प्रॉफिट है 57,500 इनटू नंबर ऑफ परचेज था 2, तो 1,15,000 आपका आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमें स्टार्ट करना है इलस्ट्रेशन नंबर 11, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। लिखा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। पिछले 4 साल के प्रॉफिट का, पिछले 4 साल के प्रॉफिट के वेट्स के बेसिस पर आपको अपनी गुडविल को कैलकुलेट करना है 3 साल के लिए। 3 years परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है। 4 साल के आपको प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बट हम अभी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो क्वेश्चन में आपके पास कुछ वेट्स दे रखे हैं जो हर साल के लिए हैं, बट उन वेट्स का इस्तेमाल हम तब कर पाएंगे जब ये प्रॉफिट करेक्ट हो जाएंगे। प्रॉफिट को हमें करेक्ट करना है क्योंकि नीचे कुछ आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है ऑन सितंबर 1, 2014। अब आप मुझे बताओ, ये जो मैंने सितंबर 1, 2014 बोला है, ये कौन से साल की बात है? तो ऑन 1 सितंबर 2014, अब देखो 1 सितंबर 2014 आपका कहां पर है, कौन सा ईयर है, यही वाला ईयर लिया जाएगा। देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपका ईयर एंड कौन सा है, मार्च 31 है या दिसंबर 31 है। तो एक सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ मैं आपको। अगर ये मार्च 31 वाला होता तो वो आपको ईयर ऐसे देते 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15। अगर उन्होंने सिंपल ऐसे लिख के दे दिया 12 का इतना है, 13 का इतना, 14 का इतना, दैट मींस वो 31 दिसंबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ये वाले ईयर को चूज कर रहे हैं, बट यही अगर मार्च वाला होता तो ये वाला ईयर चूज किया जाता। ठीक है, तो यहाँ की बात हो रही है, इस साल में कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या? अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर 6,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। क्या गड़बड़ की हमने? 6,000 रुपए की कोई रिपेयर कराई थी, ठीक है, उस रिपेयर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। क्या मान लिया उसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे जाता है, बट हमने गलती से क्या किया, ये 6,000 रुपए इस 2014 के प्रॉफिट में से माइनस कर दिए। हमने ये मान लिया कि ये 6,000 रुपए हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हमने ये गलती से मान लिया, ये था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट गलती से हमने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया और अपने प्रॉफिट को कम कर दिया। तो अब क्या करें?
प्लस कर देते हैं, तो आप यहां पर करोगे 6000 प्लस। ये वाली बात क्लियर है? आगे देखो, आगे क्या हुआ है? द said sum is to be depreciated for the goodwill calculation subject to the adjustment of depreciation at the rate 10% per annum on reducing balance method। इसी 6000 रुपए के ऊपर आपको क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कौन सा होता है? WDV। ठीक है, तो 6000 का 10% कितना हुआ? 600। सितंबर में किया था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के लिए निकालना है। तो देखो आपने यहाँ पे सिर्फ सितंबर 1 को ही किया है ये काम, तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगाना है 4 महीने का इस 6000 पे, तो वो बैठेगा आपका 200। तो आपने डेप्रिसिएशन को क्या करते हो? डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में से क्या होता है? माइनस, तो यहां से हो जाएगा माइनस। क्या आप अगले साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे? अगले साल भी तो लगेगा। अब अगले साल कौन से अमाउंट पे लगाओगे? देखो आपके पास वो प्लांट पहले 6000 का था, आपने 200 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब वो कितने का बचा आपके पास? 5800 का। तो अब आप लगाओगे 5800 का 10%, तो यहां से माइनस होगा 580। ठीक है, क्योंकि 5800 का 10% कितना आया? 580। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013। अब इस साल की बात हो रही है, 2013 was overvalued by 2400। आपने इस साल अपने क्लोजिंग स्टॉक को 2400 रुपए से ज्यादा लिखा हुआ है, यानी कि आपने क्या करा है? ज्यादा लिखा है, तो क्या कर दोगे? माइनस। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, किसी एक साल के क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन अगले साल के प्रॉफिट पर भी इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। अब देखो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल को ओपनिंग बनेगा। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा होगा ना, तो दैट मीन्स आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया होगा वो ज्यादा निकल कर आया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ठीक, तो दैट मीन्स जो इस साल आपका प्रॉफिट निकला होगा वो ज्यादा निकला होगा। अब यही वाला क्लोजिंग स्टॉक अगले साल को ओपनिंग बनेगा, और ओपनिंग स्टॉक किस साइड लिखा जाता है? डेबिट साइड, तो वो आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। सीधी सी बात है, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखते हो, ठीक है, इस साल अगर ज्यादा लिखते हो तो उससे प्रॉफिट ज्यादा आता है, लेकिन अगर आप ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखते हो तो प्रॉफिट कम हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इस क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे पड़ा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा अगले साल? कम। तो उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2400 को करेंगे प्लस। क्लियर? आगे चलते हैं। To cover the management cost, an annual charge of 4800 should be made for the purpose of goodwill valuation। कोई मैनेजमेंट कॉस्ट थी 4800 की, हर साल देनी होती है, आपने लिखी नहीं है। 800 की कॉस्ट, अब बोलो, 4800 की कॉस्ट थी जो आपको हर साल लिखनी है, वो आपने लिखी नहीं है, तो हर साल में से आप उसे क्या कर देंगे? माइनस। बस अब जो आपके प्रॉफिट्स निकल कर आएंगे वो आपके करेक्ट प्रॉफिट्स हैं। तो इसे सॉल्व करके अब आपके ये नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल के आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है वेट से। आपको क्वेश्चन में हर साल के वेट्स असाइंड है, जैसे कि 2012 को वेट दिया है 1, फिर इसको 2, इसको 3, इसको 4। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और निकालना है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट के लिए क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वेटेड प्रॉफिट्स आए। आपको करना है दोनों का टोटल, आपको वेट्स का टोटल भी करना है और वेटेड प्रॉफिट का टोटल भी करना है। अब आगे का प्रोसेस क्या है? देखो फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? द समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, द समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। ठीक है, तो आपके पास वेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं? 2,19,280 और वेट्स का टोटल है 10, तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 21,928। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ
ईयर्स परचेज। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट था हमारे पास 21,928 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें स्टार्टिंग में मिल गए थे 3, तो आया 65,784। तो ये हमने दो मेथड कर लिए हैं। एवरेज प्रॉफिट के जो दो मेथड थे, सिंपल प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए टिपिकल लगा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स थी। ये एडजस्टमेंट्स किसी भी मेथड में आ सकती हैं, तो पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट बनाना होता है, उसके बाद आप आगे इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। अब देखो बच्चे, प्रॉफिट के आगे वर्ड लगा है सुपर। अब सुपर का मतलब क्या होता है? ऊपर। सुपर का मतलब क्या है? ऊपर। मतलब कि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, सुपर प्रॉफिट हमारा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही है। बट ये कैसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, चलो देखते हैं। So it is the excess of the actual and average profit over the normal business profit. अब देखो, हम अपने बिजनेस के अंदर एक नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब कि अगर मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसे मैं कहूंगी नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि नॉर्मली हम अपने बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो, हमारे पास हमेशा एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि अगर मैं एक मनी इन्वेस्ट करती हूं कहीं पर भी अपने बिजनेस के बाहर, तो वो पैसा मुझे कितना रिटर्न जनरेट करके देगा। सपोज मैंने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए और इसी तरीके से 1 लाख रुपए मैंने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करी, तो वहां पर मुझे एक रिटर्न मिला कि उस 1 लाख पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज मैंने किसी को पैसा उधार दे दिया 1 लाख रुपए और उस 1 लाख रुपए के ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि वो 1 लाख रुपए मुझे 10,000 रुपए कमा कर दे रहे हैं। तो वो 1 लाख रुपए की जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी हो गई? 10%। तो इसी तरीके से बिजनेसेस के अंदर भी जब हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी एक हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बिजनेस में हम 1 लाख लगा रहे हैं, 10 लाख लगा रहे हैं, तो उससे हमें कितना रिटर्न जनरेट हो जाएगा, तो उसे बोला जाता है यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट तो आप सभी जानते हो कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे ही बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। यानी कि हमने एक्सपेक्ट किया नॉर्मल प्रॉफिट सपोज 50,000 और हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 70,000, तो ये जो बीच का 20,000 है यही है हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कि जरा इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, जो हम सभी को कैलकुलेट करना आता है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अभी हम देखते हैं। उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए जरा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है। इस कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहा जाता है, यानी कि सिंपल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, या आप इसको टोटल ऑफ पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मींस हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, तो आप इन दोनों से आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। बट समटाइम्स हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी हो सकता है कि गिवन हो, तो या तो आप लायबिलिटी साइड से इसको कैलकुलेट करो या आप एसेट साइड से कैलकुलेट करो, बात एक ही है। अगर आप लायबिलिटी साइड से इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका फॉर्मूला होगा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल। अब ये गुडविल कौन सी है मैम? कई बार आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन होती है और अगर वो आपको गिवन है तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। रीजन क्या है ये अभी आपको चैप्टर नंबर 3 में पता चल जाएगा, तो अभी बस आप इतना समझिए कि गुडविल को आपको यहाँ से माइनस करना है। उसके बाद आपको यहाँ से माइनस करने आपके फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि वही जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सब, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो हमारे बिजनेस में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेड
और एक नॉन ट्रेड, ठीक है। सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करी है। बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जिसमें हमने अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट किया है टू जनरेट सम एक्स्ट्रा रेवेन्यू, जहां पर हम किसी भी तरीके से अपने बिजनेस रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो हम सारी इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड अप्रोच अगर आप यूज करते हो, यानी कि एसेट साइड से कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऑल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इस तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सुपर प्रॉफिट मेथड के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। The capital of the firm of Anuj and Binu is rupees 10 lakh and the market rate of interest is 15%. Annual salary to the partner is 60,000 each. The profit for the last 3 years were 3 lakh, 3 lakh 60,000 and 4 lakh 20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase. कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है? 2 of last 3 years average super profit. Calculate the value of goodwill. आपको क्या करना है? एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है अपना एवरेज प्रॉफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से। सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला ही क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 2.33 पे। The capital of the firm of Anuj and Binu is rupees 10 lakh and the market rate of interest is 15%. क्वेश्चन में आपको क्लियरली बता दिया गया है कि आपकी फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 10 लाख, और इस 10 लाख रुपए के ऊपर अगर आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न उसी पे ही 15% का है, ठीक है। एनुअल सैलरी है पार्टनर्स की 60,000 ईच, यानी कि दोनों ही पार्टनर्स 60,000 रुपए की सैलरी लेते हैं। The profit for the last 3 years were 3 lakh, 3 lakh 60,000 and 4 lakh 20,000. आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट भी दे रखा है। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase. आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज मिल गए हैं 2 of last 3 years average super profit. अब यहां से हमें पता चला कि कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, हमें अपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहला काम होता है जी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमें गिवन है 3 लाख, 3 लाख 60, 4 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल है। टोटल आएगा इसका 10 लाख 80,000, टोटल 10 लाख 80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया जी आपका एवरेज प्रॉफिट 3 लाख 60,000। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है। अब वो एडजस्टमेंट क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को 60,000 हजार रुपए की एनुअल सैलरी भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो पहले आप यहाँ पे अपने एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे। आप इस 3,60,000 में से दोनों की सैलरी जो कि 60,000 इंटू 2 यानी कि जो कि बनेगी 1,20,000, वो आपको माइनस करना है। तो आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आएगा 2,40,000। अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम सैलरी तो हर साल दी होगी ना, तो आपने हर साल के प्रॉफिट में से सैलरी क्यों नहीं माइनस करी? आपने सीधे यहां जाके सैलरी क्यों माइनस करी? क्योंकि बच्चे आप एक चीज देखो, ये एक एनुअल सैलरी है, ठीक है। आप जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हो तो वो भी आपको यही बताता है कि ऑन एन एवरेज आपके 1 साल का प्रॉफिट क्या है। तो आपने 1 साल के प्रॉफिट में से 1 ही साल की सैलरी तो माइनस करी है। अगर आप यही काम ऐसे करोगे कि आप इसमें से भी 1,20,000, इसमें से भी 1,20,000, इसमें से भी 1,20,000, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ आपने उनके एवरेज में से माइनस कर दिया है, वहां आप इंडिविजुअली माइनस करोगे, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप यहाँ पे अगर इस तरीके से माइनस करोगे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन में दे रखा था कि कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है हमारे पास? 10 लाख की है, और उसके ऊपर रिटर्न कितना जनरेट हो सकता है? 15%। तो कितना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लोगे आप? 1,50,000 का, ठीक है। चलो मैम नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया है। अब सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस
नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट आया है आपका 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया है 1,50,000। तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ चुका है, यानी कि सुपर ऊपर प्रॉफिट कितना आ गया है 90,000 का। तो मैम गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, पता तो है आपको, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बच्चे सुपर प्रॉफिट आया 90,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2, तो आपका आंसर आ गया है 1,80,000। देखो कितना सिंपल है ना। और सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कितना इजी है। ठीक है, तो चलिए अभी जरा इसके एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, on 1st April 2024 an existing firm had assets of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000। अब देखो यहां पर उन्होंने कहा कि आपके पास टोटल एसेट 75,000 के हैं, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम जब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट्स देखते हैं तो कैश को भी इंक्लूड करते हैं, तो आप यही मानेंगे कि आपके पास टोटल एसेट 75,000 के ही हैं। ठीक है, इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 5,000, ये आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है। The firm had a reserve of 10,000 while the partners capital showed a balance of 60,000। आपके पास रिजर्व 10,000 की है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 की है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 24,000। क्वेश्चन में आपको गुडविल गिवन है, उन्होंने लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, मींस ऑलरेडी आपके पास गुडविल गिवन है क्वेश्चन में 24,000 की, जो कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट करी है, एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 years की परचेज थी और कौन से मेथड से कैलकुलेट की हुई है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। देन फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। तो यहां आपसे ना क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पूछा है। देखो एवरेज प्रॉफिट निकालना हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और वही इन्होंने हमसे पूछ लिया, जबकि जो एंड स्टेप है गुडविल वो हमें गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को हमें रिवर्स करके चलना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर फोर्थ स्टेप की बात करें तो वो ये था, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। अब यहां पर गुडविल हमारे पास कितने गिवन है क्वेश्चन में, 24,000। सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 4। तो सुपर प्रॉफिट यहां से हमें मिल गया 24,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 6,000। ठीक है, वेरी गुड। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर मेरे पास कहीं से नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो एवरेज प्रॉफिट बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ठीक है मैम, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, वो तो हमें आता ही है। बिल्कुल सही बात है, कैसे निकालते हैं भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है, जी हाँ बच्चे, बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है। आप चाहो तो अपना फॉर्मूला लगा सकते हो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या आप रिजर्व्स प्लस पार्टनर्स कैपिटल से भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आपके पास दो रास्ते हैं। तो मैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर रही हूं। हमारे पास एसेट्स है 75,000 के, जबकि लाइबिलिटी है 5,000 की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 70,000। तो 70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास कितना, 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आया 14,000 का। सुपर प्रॉफिट भी है हमारे पास और नॉर्मल प्रॉफिट भी है हमारे पास। चलिए यहां पर पुट करते हैं, सुपर प्रॉफिट 6,000, एवरेज प्रॉफिट निकालना ही है, ये आ गया है 14,000, तो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 20,000। ये 14 इधर जाके हो जाएगा प्लस, और आंसर मिल गया हमें 20,000। बस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बस आपको पता होना चाहिए कब कहाँ क्या करना है, वही फॉर्मूला का खेल है। इस चैप्टर में सारा खेल फॉर्मूले का और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज रुपीज 1 लाख। आपको क्वेश्चन में
एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख विच इंक्लूड्स द अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस, जिसपे लिखा है कि यहाँ पर ना स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है जो कि है 40,000 का। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 और आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 6,30,000 की है और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 5% का। ठीक है, सो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, यानी कि क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, बट एक एडजस्टमेंट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। याद है मैंने आपको बताया था कि मैं ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, तो इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रही थी। अब जरा उसको समझ लेते हैं। देखो बच्चे, मैंने यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है बहुत छोटा सा, जहां पर मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा है 20,000, सेल्स लिखी है 2 लाख, परचेजेस है मेरी 80,000 की, क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने नहीं लिखा है। तो सपोज करिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो था मेरा एक्चुअल में वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक लिखती हूँ जो कि 50,000 का है, तो मेरा यहाँ का टोटल आया 2.5 लाख, अब यहाँ का भी टोटल 2.5 लाख आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा मेरा 1.5 लाख का। यानी कि ये करेक्ट है कि अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल करेक्ट प्लेस किया 50,000 का, तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,50,000 का आया। अब अगर मैं यही चीज इनकरेक्ट कर दूं, यानी कि गलती से मुझसे कुछ भूल हो जाए, अच्छा जी मैडम आपसे भी भूल होती है, हाँ भैया बिल्कुल भूल हो जाती है, इंसान है हम भी गलती कर जाते हैं कई बार। तो जरा देखो अब वो भूल क्या हुई हमसे, मैंने जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू कर दिया। मैंने क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। मैंने यहाँ पर 50,000 की जगह 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। ओवर वैल्यूएशन क्या करी मैंने, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, अब क्या हुआ मैडम उससे, फिर उससे देखो हुआ क्या, यहाँ आया 2,90,000, यहाँ भी आया 2,90,000, तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अब वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, अब वो ग्रॉस प्रॉफिट आया जी निकल के 1,90,000। यानी कि अगर मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 40,000 से बढ़ा दिया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी 40,000 से बढ़ गया। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा जाता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा देता है। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है वैसे वैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी, यानी कि सिंपल अगर मैं बोलूं तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है मैडम, ये बात समझ में आ गई कि अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा, है ना मैडम। अंडर वैल्यूएशन होगा तो घट जाएगा। अभी हमने सीख लिया ना कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है मैडम, ओपनिंग स्टॉक में हो ऐसी चीज तो ओपनिंग स्टॉक को समझ, अब सपोज करो मेरा ओपनिंग स्टॉक 20,000 का ये हमारी करेक्ट सिचुएशन है ना, इसी को देख लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो 20,000 का था, तो 1.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था। सपोज करो कि मैंने यहां पर अब ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाकर 40,000 लिख दिया गलती से मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक, सारी सिचुएशन सेम कर देते हैं, चलो अब क्या हुआ कि मैंने गलती से अपना ओपनिंग स्टॉक 40,000 से लिख दिया, यानी कि ओवर वैल्यू कर दिया ओपनिंग स्टॉक। तो अब उससे क्या हुआ, देखते जरा ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे तो 2.5 लाख, यहाँ भी 2.5 लाख। अब 2.5 लाख में से 1,20,000 माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया, 1,30,000 का। अब मैडम ये क्या हुआ कि अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक को 20,000 से बढ़ा दिया यहाँ पर, तो उससे मेरा जो प्रॉफिट है वो 20,000 से कम हो गया। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक के साथ जो रिलेशनशिप देखने को मिला वो हमें रिवर्स देखने को मिला, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्रॉफिट का, कि अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो उससे मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो यही रीजन था वहां पर। आप याद करो कि क्यों हम एक जगह पर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे थे, तो उसी के साथ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिख रहे थे। ठीक है, तो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका हो ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टॉक आपका अंडर वैल्यूएशन है। अब यहाँ पे ना ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। हमें इसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही लेकर चलना है, वही वाला रिलेशन। इसका मतलब मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने का रहा होगा,
भाई इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट जो उन्होंने 1 लाख का दे रखा है उसमें आप अंडर वैल्यूएशन को क्या करोगे, प्लस। क्यों? क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। अभी पढ़ा ना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लिखोगे तो प्रॉफिट भी कम आएगा, तो इसलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को आप ऐड कर रहे हो, अगर ओवर वैल्यूएशन होता तो उसको आप माइनस करते। बस यही एक मेन पॉइंट था जो इसके अंदर समझना था, बाकी सब तो आपको करना आता ही है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 6,30,000 की, 5% आपको यहां पर निकालना है इसका, विच इज 31,500। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज है 1,40,000, यह है आपका 1,08,500। और गुडविल के लिए आपने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि थे आपके पास 5, क्योंकि लिखा था कि 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो ये आया आपका 5,42,500। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो मेन मुझे आपको इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना था कि अंडर वैल्यूएशन को क्यों हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं और ओवर वैल्यूएशन को क्यों हम माइनस करते हैं। ठीक है, सो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया है। ज्यादा क्वेश्चंस मैंने इसके आपको नहीं कराए क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हम बढ़ते हैं अपने कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ। सो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमें दो तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखना है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत ही इजी मेथड है दोनों ही, और बहुत ही कम स्टेप्स आपको इसके अंदर फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म किस तरीके से निकाली जाएगी कि आप अपना एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करते हैं इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि बेसिकली आप अपने एवरेज प्रॉफिट से ये देख रहे हो कि आपकी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने उसके रेसिप्रोकल से यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई किया है। देन नेट एसेट्स, जिसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो, तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज जनरली इसी से निकल जाता है। और अगर हमारे पास वही बैलेंस शीट गिवन हो तो उससे भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट्स को अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको गुडविल मिल जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले चाहिए होगा सुपर प्रॉफिट, और जस्ट अभी हमने सुपर प्रॉफिट निकालना सीखा है कि कैसे निकालते हैं, तो वही उसी तरीके से सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। और बस सिंपल गुडविल को निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस इतना ही करना है आपको इसके अंदर। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कैपिटलाइजेशन मेथड सबसे ज्यादा इजी होता है। चलिए अब इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें मेथड भी समझ में आ जाए। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न्ड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% गिवन है और एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख रुपीज। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटीज वर 2 लाख। आपको यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज भी गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। किस तरीके से, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास क्वेश्चन में 3 लाख, इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 15। तो यहां पर कैपिटलाइज वैल्यू आई, तो कैपिटलाइज वैल्यू हमें मिल चुकी है 20 लाख रुपए की। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप हम लोग निकालते हैं नेट एसेट्स के लिए। अब नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्वेश्चन में आपके पास 17 लाख के एसेट्स हैं और 2 लाख की लायबिलिटीज, तो आपके नेट एसेट्स आए 15 लाख के। तो गुडविल कितने की हुई, गुडविल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि 20 लाख माइनस नेट एसेट्स यानी कि 15 लाख, तो आपकी गुडविल आ चुकी है 5 लाख रुपीस की। सिंपल सा होता है कैपिटलाइजेशन, जितने भी क्वेश्चंस है सारे सिंपल है। बस किसी किसी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको दे रखी होगी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, तो आपने क्या करना है, सारी ही कैपिटल्स को प्लस कर देना है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का भी क्वेश्चन कर लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। अब
A business has earned an average profit of rupees 8 lakh during the last few years and the normal rate of return in similar business is 10%. आपको यहाँ पर अगेन एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 8 लाख रुपए का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो हमें करना ही है. प्लस यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे सुपर प्रॉफिट मेथड भी हमसे पूछा गया है जो हमने अभी कवर अप किया. इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 3 और हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है. एसेट्स ऑफ द बिजनेस फॉर रुपीज 80 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर रुपीज 14,40,000. ठीक है, ये देखो, चाहे हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, चाहे सिर्फ सुपर प्रॉफिट से सॉल्व करना हो, दोनों के लिए ही हमें सुपर प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सुपर प्रॉफिट ही कैलकुलेट करती हूँ. तो मुझे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, कितना, 8 लाख रुपीस का. उसके बाद मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कैसे निकालोगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. अब एसेट्स है आपके पास 80 लाख के और लाइबिलिटीज है आपके पास 14,40,000 की. तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आई 65,60,000. तो यहां पर 65,60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है 6,56,000. ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं. अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल. एवरेज प्रॉफिट है आपके पास 8 लाख का, नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने निकाला 6,56,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपके पास 1,44,000. अब सबसे पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो जी सुपर प्रॉफिट 1,44,000 इंटू 100 अपॉन में 10. तो यहां मुझे गुडविल की वैल्यू मिली 14,40,000. ठीक है जी. दूसरा मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपल. कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए था, 3 years के नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं. तो सुपर प्रॉफिट 1,44,000 इंटू में 3, तो यहां गुडविल की वैल्यू आई 4,32,000. अब देखो यहां पर ना आप कंपैरिजन भी देख पा रहे हो कि मैंने दो अलग अलग मेथड से गुडविल को कैलकुलेट किया, जबकि स्टेप सेम ही थे ऑलमोस्ट. यहां तक स्टेप सेम ही थे, सेम काम करना था हमें, यहां तक कि सुपर प्रॉफिट चाहिए ही था दोनों केस में. बट एक मेथड से मेरी वैल्यू आई है 14,40,000 और दूसरे मेथड से आई है 4,32,000. तो गुडविल की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो. ठीक है.